नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बल एवं गति के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कर लिया है, तो उसका लिंक है जो वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम टोटल लगभग 10 से 15 लेक्चर करेंगे। कंप्लीट जो आपका भौतिक विज्ञान है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर जो मापन का है वो जरूर देखें। पूरा चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जो बच्चे अभी कामयाब हुए। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं जो अभी एसआई हरियाणा एसआई के अंदर ज्वाइन किए हैं। काफी सारे स्टूडेंट रहे हैं मेरे, तो उनको बधाई देता हूं। देखिए, मैं उनको भी यही बात कहता था कि जब कहते थे कि सर, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, और बाद में लोग क्या कहते हैं कि हाँ तेरा तो लगता था हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इन सब की पीडीएफ है, आप ऐप टारगेट विद गोस्वामी ऐप पे जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, कोई भी पेड जो है पीडीएफ नहीं है। तो सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करो, सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर सेकंड का। चैप्टर नंबर सेकंड का ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? जड़त्व के कारण, जड़त्व के नियम के कारण, वेग के कारण, प्रतिक्रिया के कारण, या फिर गति के कारण। किस कारण है कि व्यक्ति चट्टान पे जब प्रहार करता है, चोट करता है, तो वो खुद चोटिल हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या राइट होगा? प्रतिक्रिया। आप सब जानते हैं कि न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार आपने देखा होगा कि जब कोई भी हम जब क्रिया करते हैं तो उसके समान विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसलिए कोई भी किसी भी चट्टान के ऊपर हम प्रहार करेंगे, इसके ऊपर, चट्टान के ऊपर, तो क्या होगा? वो हमें एक प्रतिक्रिया देगी जिससे क्या आदमी व्यक्ति है उसको चोट लगने जाती है। ठीक है, तो इस पे प्रतिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, वेग असमान रहेगा। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित हो सकती है। देखिए, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है और उसका वेग क्या होगा? नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, वो त्वरित कर सकती है। जिसे जिसे क्या होता है? एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं इसको। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? कौन सा है जो आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, या मजबूत परमाणु बल। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। एक काल्पनिक और एक आभासी बल है। ठीक है, समझ आ गया? जो अभिकेंद्रीय बल है ये विपरीत दिशा में होता है। इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा क्या होती है? जो हम बात करें सेंटीपेटल, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उसके विपरीत दिशा में होती है। जैसे हम बात करें कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये दोनों, एक तो जैसे होगी कपड़ा सुखाने की आपकी मशीन होगी, ठीक है, एक होगी आपकी जो दूध जिससे हम मक्खन निकालते हैं जिसको आप मधानी बोलते हैं। तो उन पे कौन सा बल का सिद्धांत लागू होता है? तो उन पे यही अपकेंद्रीय बल लगता है। दो एग्जांपल होगी, एक तो कौन सा हो गया? कपड़े धोने वाली मशीन होगी आपकी, और दूसरा क्या हो गया आपका? दूध से मक्खन बनाने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से, कार्य से, गति से, या फिर जड़त्व से? तो आप सब जानते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम किससे है? जड़त्व से है। किससे है? जड़त्व से। न्यूटन के गति के जो पहले नियम को कौन सा नियम कहा गया है? जड़त्व का नियम कहा गया है। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है? कोई वस्तु
अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, उसको कन्वर्ट ना किया जाए। जब कोई वस्तु गतिशील है और वो गतिशील अवस्था में रहती है, मतलब अवस्था में, यदि हम बात करें विराम अवस्था में है रहेगी, तो इस प्रकार से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे है, जड़त्व से है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, आगे की ओर, पीछे की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र से विपरीत। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका केंद्र की ओर। ठीक है, जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित, मतलब वो अपना जिस सीट पे बैठा है तो उसको सही तरीके से रहने के लिए वो अभिकेंद्रीय बल, जिसे आप बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस बल को जो है पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, केंद्र की ओर झुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है एक समान वेग पर चर त्वरण, एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर त्वरण। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एक समान गति और चर वेग। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। समझ गए, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन बोलते हैं जिसे, एक समान वृत्तीय गल, इंग्लिश में इसको यही बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा या रेखीय, जो है रेखीय संवेग संरक्षण। किसकी बात हो रही है, रॉकेट की। तो रॉकेट है वो किस पे कार्य करता है, रेखीय संवेग और संरक्षण पे। ठीक है, याद रहेगा रॉकेट किस पे काम करता है, जो आपका कंजर्वेशन ऑफ जो होता है ना, लीनियर मोशन होता है, जो रेखीय संवेग संरक्षण होता है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत है न्यूटन गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। कौन से, न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत आता है, थर्ड नियम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। एक जो आपकी नाव होती है किसकी होगी, तो ये जो है हम बात करें उसके विस्थापित जल किसके बराबर होगा, नहीं डूबेगी जब, नाव के आयतन के, नाव के भार के, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, नाव के घनत्व के। तो यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका किसमें, नाव के भार के। ठीक है, बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जब एक नाव है, नाव किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर जो है बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं जिसे, उत्प्लावन बल है, फोर्स है, वो लगाया जाता है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो है उस पे जो हम बात करें बियॉन्ड फोर्स लगता है, जो उत्प्लावन बल उस वस्तु का विस्थापित तर के बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के बराबर है। मतलब जो है एक नाव में जल में नहीं डूबती यदि उसका जो नाव का भार है वो उसके बराबर हो। ठीक है, चलिए सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल होता है वो आप सब जानते हैं कौन सा होता है, वो होता है आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल। ए इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, हम बात करें प्रकृति में चार जो है मौलिक अथवा संपर्क बल जिसे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल और इंट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण हो गया एक, तो आपका ग्रेविटियल जो है फोर्स हो गया, एक आपका दुर्बल नाभिकीय जिसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, एक होता है आपका जो है विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे कमजोर कौन सा होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सबसे कमजोर बल है, परंतु जो इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी, ठीक है, अनंत परास होता है इसका। दूसरा जो सबसे कमजोर बल परंतु कम परास होता है, शॉर्ट रेंज का होता है,
वो कौन सा होता है आपका, दुर्बल नाभिकीय बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है, औसत वेग इसका क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ की यहां पर बात करें तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, याद रखना है आपको। देखिए वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में जो विस्थापना है वो 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला है हम बात करें प्रक्षेप्य का पथ क्या कहलाता है। जो प्रोजेक्टाइल है उसका पथ क्या कहलाता है, ऊंचाई, प्रास, प्रक्षेप्य वर्क या उड़ान। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका प्रक्षेप्य वर्क। ठीक है, जो प्रक्षेप्य हम बोलते हैं जिसे प्रोजेक्टाइल का वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर कौन से हो जाएगा, प्रक्षेप्य वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। जो आपकी ट्रेन है, रेल है, जो रेल की गति है जो वो किस प्रकार की गति का, घूर्णन गति, चक्रण घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति या रूपांतरित गति। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में तो काफी बार ये पूछा भी गया है। तो यहां पर है रूपांतरित गति जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे जो है रूपांतरित गति होगा। ठीक है, समझ आ गया। रेल की गति है वो क्या होती है, ट्रांसलेटरी होती है, रूपांतरित गति है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी सरल रेखीय गति, एक होती है वक्रीय गति। 2 प्रकार की ये होती है। ठीक है, चलिए यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका इस त्वरण बढ़ता है, त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म हम बात करें सर्कल मोशन की, एक समान वर्तीय गति से गतिशील वस्तु की जो स्पीड है वो अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति है सीधी रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, उच्च प्रलयकार गति या फिर जो स्थैतिज गति। यहां पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो यहां पर जो है तोप से गोला दागा जाता है तो उसमें प्रक्षेप्य गति होती है, बी आपका राइट होगा। तोप के गोले की गति है वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिमाण वाले होते हैं, समान दिशा में होते हैं, सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो यहां पर समान परिमाण वाले होते हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्र, अपवहन, उत्क्रम प्रसारण या विसरण। वॉशिंग मशीन का कार्य है वो अपकेंद्रीय बल हमने किया था ना, तो अपकेंद्रण होता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत जो होती है। तो ये क्या हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है पेंडुलम क्लॉक्स। जो पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्या कारण है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, जो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है या पेंडुलम के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर जो है हम बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, पेंडुलम की लंबाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, समझ आ गया।
क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पलायन वेग स्कैप वेलोसिटी है 15.0 किलोमीटर जो है, या फिर 21.1 है, या फिर 7.0 है, या फिर 11.2 है। देखिए पृथ्वी पर पलायन वेग है, वो हम बात करें तो वो है 11.2, ठीक है। तो डी आप यहां पर आपका राइट हो जाए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है तब पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो यहां पर जो है, यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे। अब यहां पर जो है ज्यादातर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें ना कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ भौतिक राशि होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, भौतिक राशि, ठीक है। और कुछ होते हैं मात्रक, सुना होगा आपने ऐसा ही मात्रक। जैसे लंबाई, आपको ऐसे पूछ लेते हैं लंबाई का जो मात्रक बताना है तो आप कहोगे मीटर है, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्या पूछ लेते हैं, समय टाइम की बात करेगा तो फिर आप कहोगे सेकंड। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा आयतन तो फिर आप घन मीटर कहोगे। बल की बात करेगा तो आप न्यूटन, ठीक है। ताप की बात करें केल्विन, आवर्ती की हर्ट्ज, ठीक है। तो ये भी चीजें सारी आपको जो है याद कर लेनी, ठीक है। समझ आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। टेलीग्राम से भी आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप से भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम टारगेट विद गोस्वामी सर्च करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो भी लिंक में मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखें। ये सेकंड, तो आपके यहाँ 10 से 15 लगभग जो है वीडियोज होने वाले हैं। कंप्लीट इसका जो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।